प्यारे साथियों, मैं आपका होस्ट एंड गेस्ट सुनील यादव स्टडी आई केयर में आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसे कि अगर आप मध्य प्रदेश पुलिस या व्यापम पुलिस पटवारी और एसआई की तैयारी कर रही हैं तो ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास होने वाली है। अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस जरूर कर लें, क्योंकि यहाँ पे आपको छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी सभी इन्फॉर्मेशन और नोटिफिकेशन का आपको टाइम टू टाइम अपडेट होते रहेंगे। तो इसी हम क्रम में मध्य प्रदेश भर्ती पुलिस परीक्षा 2021 के नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग जो एग्ज़ाम होने वाले हैं, लगभग 6 मार्च से एग्ज़ाम का शेड्यूल है। लगभग हो सकता है कि डेट भी एक्सटेंड हो सकती है, तो आप सभी के लिए बहुत ही, अगर एक्सटेंड हो जाती है तो आप सभी के लिए ही टाइम और तैयारी करने का मौका मिलेगा। तो उसी कड़ी में हमारी जो और मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान और जो रीजनिंग मैथमेटिक्स की क्लास रेगुलर चली रही हैं, तो इसी क्रम में जो जनरल साइंस का टॉपिक है वो मैं कवर करवाऊँगा। तो उसी कड़ी में हम आगे बढ़ते हैं, आपका टाइम वेस्ट ना करते हुए। तो जैसा कि मैं आपको बता दूं कि जो इसके सिलेबस के अकॉर्डिंग लगभग 30 नंबर का मैथ प्लस साइंस रहेगा जी। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि लगभग 30 अगर मैथ प्लस साइंस रहेगा तो लगभग अपना 50 नंबर का साइंस श्योर है कि पूछा जाएगा। तो इसमें से जो 50 नंबर का रहेंगे वो कौन कौन से सब्जेक्ट से आएंगे जी? अपना ये फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया और अपना बायो हो गया। तो मैं कोशिश करूँगा कि एग्ज़ाम होने से पहले आपसे कि जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, जिससे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, जो आगे भी आने की संभावना है, वो सभी आपको कवर करवाऊँगा। तो इसी कड़ी में चलो मैं सबसे पहले टॉपिक स्टार्ट करूँगा, आपका ये बायोलॉजी स्टार्ट करूँगा जी। तो सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि मैं स्टडी आपको किस टाइप से स्टडी करवाऊँगा। जो स्टडी करने का तरीका है वो क्या है, देखो। तो स्टडी जो होती है, किसी भी आप गवर्नमेंट एग्जाम की या प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो जैसा मेरा एक्सपीरियंस कहता है तो 2 प्रकार से स्टडी होती है। एक तो अपना डिटेल स्टडी हो गया और एक हो गया एग्जाम ओरिएंटेड स्टडी। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, एग्जाम ओरिएंटेड स्टडी करेंगे, क्योंकि हमारे पास उतना टाइम नहीं है कि हम ज़्यादा डिटेल से कर सकें, डीप पढ़ सकें जी नहीं। तो उसी के लिए हम एक प्रकार से क्रैश कोर्स की तरह ही आपको स्टडी करवाएंगे। तो चलिए, फिर आपको दूसरा बात यह है कि हम बायोलॉजी में स्टार्ट कहाँ से करेंगे जी। बायोलॉजी में मैं स्टार्ट करूँगा थोड़ा बेसिक से करूँगा, देखा, क्योंकि फाउंडेशन इज द बेसिक न्यू होती है किसी भी सब्जेक्ट को अंडरस्टैंड करने की। अगर आपका फाउंडेशन किसी भी सब्जेक्ट में वीक है ना, अगर आप भले ही उसके एमएसक्यू कर रहे हैं, किसी भी अच्छे से अच्छे टीचर की क्लास ले रहे हैं ना, तो आपको वो समझ में नहीं आएगी। भले ही आपको समझ में आ भी जाती है ना, तो आपको डाउट क्लियर रहे, डाउट आएंगे ही। क्यों आएंगे? क्योंकि आपका बेसिक फंडा क्लियर ही नहीं है। तो उसी प्रकार से सबसे पहले मैं क्या करूँगा, थोड़ा आपका बेसिक की तरह ले जाऊँगा, बेसिक के बाद थोड़ा आपको एडवांस की ले जाऊँगा, और वो सभी क्वेश्चन से आपको अवगत कराऊँगा जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं और आप उन्हें गलत करके आते हैं, जो थोड़ा सा घुमा देते हैं। देखो, क्वेश्चन तो घुमाएंगे, क्यों घुमाएंगे? देखो, इतना ज़्यादा कॉम्पिटिशन है तो नॉर्मल सीधे क्वेश्चन को नहीं पूछेंगे, जो पूछने का तरीका वो चेंज कर देंगे। आप समझ नहीं पाएंगे कि वही है, लेकिन क्या है, आपको लगेगा कि नहीं, क्वेश्चन घुमा देंगे वो। तो हम उसी में आपको पूरा अच्छे से डाउट भी आपकी क्लियर करूँगा और जो प्रीवियस है वो भी अच्छे से डिस्कस करूँगा जी। हाँ प्यारे साथियों, तो मैं सभी को बता रहे, थोड़ा मैं हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में आपको ले जाना चाहता हूँ कि अगर ये बायोलॉजी का है, जो ओरिजिन कहाँ से हुए, जो पहले ही क्या बायोलॉजी थी या फिर क्या था पहले। तो सबसे पहले मैं बता देना चाहता था कि जो पहले था हमारा एक ही था, साइंस था। वो साइंस कौन सी थी? नेचुरल साइंस थी जी। हाँ प्यारे साथियों, जो पहले हमारा जो साइंस था, केवल एक ही साइंस थी, वो थी नेचुरल साइंस। जैसे आप साइंस की डेफिनेशन का पूरे आप पढ़ते हैं कि प्रकृति के क्रमबद्ध ज्ञान को विज्ञान कहते हैं, तो वही तो हमारा साइंस है। तो उसका जो क्रमबद्ध था वो कैसा था क्रम, तो जी, तो यहाँ से क्या हुआ, हमारा साइंस का ऑरिजिन हुआ नेचुरल साइंस से। और जो साइंस से क्या हुआ, हमारा ये बायोलॉजी बना। एक प्रकार से समझ लीजिए, जो बायोलॉजी की जो ये साइंस की जो ब्रांच थी, एक प्रकार से बायोलॉजी क्या है, ब्रांच है। और जो अपने बायोलॉजी अपना ये सब डिवाइड होती है, 2 ब्रांच में सब डिवाइड हो जाती है। एक तो अपना हो गया ये बॉटनी और दूसरा हो गया ये जूलॉजी जी। हाँ, अब आप सोच रहे होंगे कि ये नेचुरल साइंस से बायोलॉजी को अलग किया, बायोलॉजी तो 2 ब्रांच को बॉटनी और जूलॉजी ने किया, तो आखिर ये किसने किया होगा? कोई तो होगा जी। हाँ साथियों, एक बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्ति है जो बहुत ही फेमस हैं, लगभग
368 BC के जो क्या थे, उनका नाम है, आप सभी को बताना चाहता हूँ, वो थे अरस्तु जी। जी हाँ, अरस्तु। ये आप नाम है ज़रूर याद रखें, इसलिए याद रखें कि क्योंकि बहुत से क्वेश्चन इससे पूछे गए हैं, अराइज हुए। कैसे अराइज हुए, चलो मैं बताता हूँ आपको। क्वेश्चन बहुत बार आपने देखने को मिला होगा, ये होंगे, पूछा जाता है फादर ऑफ बायोलॉजी, फादर ऑफ जूलॉजी, जैसा कि मैंने बताया कि क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछे गए हैं कि फादर ऑफ बायोलॉजी, फादर ऑफ जूलॉजी और फादर ऑफ बॉटनी। तो यहाँ पे आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं, इसलिए हो जाते हैं क्योंकि जो फादर ऑफ बायोलॉजी और फादर ऑफ जूलॉजी थे तो क्या थे, अरस्तु थे। लेकिन अगर हम बात करें फादर ऑफ बॉटनी, तो बॉटनी के थे जो अरस्तु जी नहीं थे। अरस्तु जी नहीं थे तो कौन थे सर, वो थे थियोफैक्टस जी थे। थियोफैक्टस, हाँ जी हाँ, थियोफैक्टस जी थे। अब आप सोच रहे हैं कि जी थियोफैक्टस जी कौन थे। जी थियोफैक्टस जी क्या थे, ये अरस्तु जी के क्या थे, स्टूडेंट थे। जी हाँ, तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जो बायोलॉजी से बॉटनी को डिवाइड किया इन्होंने और जूलॉजी को डिवाइड किया, और इसके बाद इन्होंने यहीं पे छोड़ दिया। तो इसके बाद क्या हुआ, थियोफैक्टस जी आए, उनके स्टूडेंट आए और उन्होंने बॉटनी के बारे में आपको डिटेल स्टडी दी कि बॉटनी में प्लांट्स की अध्ययन करेंगे, उसके बारे में लगभग कितना 500 प्रजातियों को उस प्रकार उस टाइम में खोजा गया था। और इसके अलावा जो अरस्तु जी जो है माने, जहाँ पे हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की ओर ले चलूँ तो आपने अलेक्जेंडर सिकंदर का नाम सुना होगा। तो जी हाँ, अलेक्जेंडर सिकंदर के तो जो गुरु थे ना, वो भी अरस्तु ही थे। तो ये जो एक प्रकार से हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है ना, 360-80 के अराउंड ही था ये सब कुछ, हिस्ट्री चल रहा था। तो वहाँ पे हमारा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड चल रहा था, वॉर्स वगैरह, और यहाँ पे हमारा ये नेचुरल, ये अपना बायोलॉजी का, साइंस का भी एक प्रकार से क्रमबद्ध वो हो रहा था, मॉडर्नाइज हो रहा था। तो चलिए मैं और भी आपके और आगे डिस्कस करता हूँ। जी, जैसा कि आप देखते हैं कि बायोलॉजी को 2 भागों में हमने यहाँ डिवाइड कर दिया। एक तो हो गया बॉटनी, दूसरा हो गया जूलॉजी। जी, तो यहाँ पे 2 बुक्स बहुत इंपॉर्टेंस होती है उस टाइम में, जो अधिकतर एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं कि उनके राइटर कौन है, कैसे क्या। तो इसमें एक जो बुक लिखी थी जी, हिस्टोरिया एनामिलिया, और यहाँ पे लिखी थी हिस्टोरिया बॉटनिका। जी हाँ, तो जो अरस्तु जी थे तो हिस्टोरिया ऑफ बॉटनिया के राइटर थे, और जो बॉटनी हिस्टोरिका ऑफ बॉटनिया थे अबाउट द स्टडी ऑफ प्लांट्स, तो वो किसने लिए थे, ये इसके राइटर थे अपने ये थियोफैक्टस जी। और जो इनके राइटर थे अरस्तु जी थे। जी, तो आप इन दोनों बुकों को अच्छे से याद रखें, पूछ लिए जाते हैं। उसके बाद हम आते हैं लगभग क्रम में, लगभग 1707 ईस्वी के लगभग एक और हमारे वैज्ञानिक थे जो कार्ल लिनियस जी। ये बहुत महत्वपूर्ण थे, इनका बहुत ही योगदान है अपना ये बायोलॉजी में। तो इन्होंने क्या था, इन्हों की ये बुक्स थी नेचुरल साइंस, सिस्टमा नेचुरा था, सॉरी। जी, इनकी ये थी सिस्टमा नेचुरा। ये बुक है ना, कई बार एग्जाम में पूछी गई है कि सिस्टमा नेचुरा के लेखक राइटर कौन थे, तो सीधा सीधा पूछ लेता है, तो ये आपको याद रखना है कि। और मैं बता दूं कि ये व्यक्ति कौन थे। ये व्यक्ति का महत्वपूर्ण योगदान है, मैंने जैसे बोला, तो ये इन्होंने कुछ तो काम ऐसा किया होगा। क्यों महत्वपूर्ण है, जी हाँ, किया था इन्होंने। क्या किया था, इन्होंने क्या किया था, क्लासिफिकेशन
नोमेनक्लेचर ऑफ बाइनोमियल सिस्टम, मतलब क्लासिफिकेशन, नोमेनक्लेचर एंड बाइनोमियल सिस्टम। अगर हम इसके दूसरे शब्दों में बोलें तो ये क्या है, टेक्सोनोमी। टैक्सोनॉमी। टेक्सोनोमी को बोले क्या करें, वर्गीकरण या वर्गीकी। जी, तो यहाँ से एक सीधा क्वेश्चन पूछा जाए कि फादर ऑफ टेक्सोनॉमी या फादर ऑफ बाइनोमियल सिस्टम या फिर फादर ऑफ नोमेनक्लेचर सिस्टम, या हिंदी में बोले तो द्वि नाम पद्धति का संस्करण किसने किया था, या पूछे कि वर्गीकरण के पिता या जनक कौन कहे जाते हैं, तो सीधा सीधा अपने कार्ल लिनियस यहाँ से एक क्वेश्चन अराइज होता है। तो आप इनको भी थोड़ा सा याद रखें। और इसके अलावा मैं और थोड़ा तो डीप ले जाना चाहता हूँ। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था कि मैं थोड़ा डीप में ले जाना चाहता हूँ। तो जो टू किंगडम क्लासिफिकेशन किया था, तो इनके जो जनक माने जाते हैं वो भी कार्ल लिनियस माने जाते हैं, जो क्लासिफिकेशन के अंतर्गत ही आता है। टू किंगडम क्लासिफिकेशन का मतलब क्या है कि जैसे हम सिस्टमा नेचुरल को डिवाइड करें तो उसमें से दो भागों में डिवाइड होते हैं, एक तो अपना ये बॉटनी और दूसरा जूलॉजी। तो एक में स्टडी करेंगे प्लांट्स का, दूसरे में स्टडी करेंगे एनिमल्स का करेंगे। तो ये क्या हो गए, दो में डिवाइड कर दिया हमको। तो यहाँ क्या होगा, टू किंगडम क्लासिफिकेशन। और दूसरा क्या है, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, मतलब 5 जगत वर्गीकरण इसमें किया था। तो इसके क्या है, दूसरे माने जाते हैं। तो यहाँ पे आप लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, कौन माने जाते हैं। ये एक वैज्ञानिक थे WH विट्टेकर माने जाते हैं। जो WH विट्टेकर माने जाते हैं 5 जगत क्लासिफिकेशन के फादर माने जाते हैं, और टू किंगडम के माने जाते हैं कार्ल लिनियस। अब आप सोच रहे हैं, जी हाँ प्यारे साथियों, मैं आप सभी को बता देना चाहता हूँ कि अभी जो जेल पहरी के एग्जाम हुए थे ना, तो उसमें ये किंगडम से कुछ क्वेश्चन पूछे गए थे कि जैसे कि अपना ये अमीबा कौन से अपना किस जगत से है, 5 किंगडम से है या 2 किंगडम से है, मतलब ऐसे कि अपना ये अमीबा को लिया गया, जैसे मोनेरा प्रोटेस्टा, ये फंगी किस से है। तो ये सब के बारे में मैं डिटेल से स्टडी पढ़ाऊँगा, क्योंकि इससे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा अराइज होते हैं। तो एक अपन ये पूरा टॉपिक ही कर लेंगे कवर। इसमें जो 5 आ जाएंगे, अपना ये मोनेरा प्रोटेस्टा, फंगी, कवक और प्लांट। तो इन सभी में आपको एक मोटा मोटी बता दूंगा, जिसमें आप क्वेश्चन गलत नहीं करेंगे। तो चलिए मैं इसके आगे और थोड़ा एक महत्वपूर्ण लेना चाहता हूँ, जो फादर माने जाते हैं नेचुरल सिलेक्शन। जी, नेचुरल सिलेक्शन को क्या बोलेंगे, प्राकृतिक चयन। क्या बोलेंगे, प्राकृतिक चयन। और दूसरा बोलेंगे सर्वाइवल टू द फिटेस्ट, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। जी, सर्वाइवल टू द फिटेस्ट मतलब जीवित रहने का सिद्धांत, और नेचुरल सिलेक्शन मीन्स बोले तो प्राकृतिक चयन का सिद्धांत। ये किसने दिया था, ये अपना दिया था चार्ल्स डार्विन ने। जी हाँ, चार्ल्स डार्विन इनके ये फादर माने जाते हैं। अगर आपसे पूछे भी गए हैं कि नेचुरल सिलेक्शन का हो गया अपना ये अपना सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, बोले तो जीवित रहने का सिद्धांत का किसने प्रतिपादित किया था, चार्ल्स डार्विन में किया था। तो ये थोड़ा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है जो क्वेश्चन पूछ रहे थे, हो सकता है इसमें भी क्वेश्चन पूछे और पहले भी पूछे गए जेल पहरी वगैरह में। तो चलो अब इसके बाद मैं आपको ले चलूँगा बेसिक यूनिट सेल के परे में, अपने पूरा टॉपिक कवर करेंगे सेल से। जो सेल में पढ़ा ये टॉपिक ऐसा है कि हर एक क्वेश्चन में, हर एक एग्जाम में, आप SSC का कोई भी एग्जाम दे लो, व्यापम का दे लो, मध्य प्रदेश पुलिस के, सेल एक ऐसा टॉपिक है जो क्या है, बायोलॉजी का पूरा बेसिक है। जो स्टार्ट होती है ना, वो सेल को बोला भी जाता है कि बेसिक एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। तो जो हमारी बायोलॉजी स्टार्ट वहीं से होती है। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, सेल को पूरा टॉपिक को ले लूँगा, जिसमें सभी माइक्रोकोंडिया, प्लाज्मा, माइक्रोवेनिया, लाइसोसोम, बैक्टीरिया, बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, बहुत सारे राइज होते हैं। तो सबसे पहले मैं वहाँ पे आपको सभी को डिटेल से थोड़ा स्टडी करवाऊँगा, ताकि वो आप गलत ना करें। जी, तो हम स्टार्ट करने वाले हैं सेल बायोलॉजी। जो अब मैंने आपको पहले बताया था कि जो सेल है एक प्रकार से बेसिक फंक्शनल यूनिट है, कि जो भी पेड़ पौधे, जीव जंतु जो भी हैं इस दुनिया में, जो किससे मिलकर बने हैं, सेल से बने हैं। उनका कुछ छोटी यूनिट है ना, जो वो सेल ही है। सेल से ही आगे जाके हमारे क्या बनते हैं, ऊतक बनते हैं, ऊतक से हमारे ऑर्गन्स बनते हैं, ऑर्गन से हमारे बॉडी बनती है, मसल्स बनते हैं, ये सब चीज़ें बनती हैं। तो हमें क्या है, पहले बेसिक से ही स्टार्ट करेंगे। जी हाँ, तो मैं सेल से एक शब्द बनाऊँगा, साइटोलॉजी।
जी साइटोलॉजी। ये वाला ये वर्ड है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्यों है? क्योंकि इससे 4 से 5 प्रकार टाइप से क्वेश्चन बनते हैं और पूछे भी गए एग्जाम में। आप प्रीवियस ईयर में देख लीजिए साइटोलॉजी कितनी बार पूछा गया है, कोई भी एग्जाम उठा के देख लीजिए आप वन डे। तो क्वेश्चन कैसे अराइज होते हैं वो मैं आपको बताऊंगा यहाँ पे। अब आप एक बात याद रखिए कि अगर आप अभी तक रटते आए हैं ना तो आज के बाद आप रटना छोड़ दीजिए, क्योंकि एक तो फैक्चुअल जो बैकग्राउंड को बताऊंगा एक प्रकार से कहानी से आपको याद हो जाएगी। जो कंफ्यूज रहते हैं ना कि अब सर फादर ऑफ ये पढ़ा था सर, कंफ्यूज हो गया, भूल गया सर, नहीं याद आ रहा है, पहले वो था क्या था, तो आप आज भी भूलेंगे। देखो कैसे, तो ये क्या है, स्टडी ऑफ सेल। सेल का अध्ययन करने वाली शाखा को क्या कहते हैं? हम साइटोलॉजी कहते हैं। एक क्वेश्चन ये हो गया। दूसरा कैसा बनेगा? फादर ऑफ साइटोलॉजी। दूसरा क्वेश्चन ये बनता है। तीसरा कैसे क्वेश्चन बनता है? फादर ऑफ मॉडर्न साइटोलॉजी। और जो तीसरा क्वेश्चन बनता है, फोर्थ क्वेश्चन बनता है, वो क्या बनता है? फादर ऑफ इंडियन साइटोलॉजी। जी हाँ, 4 टाइप से क्वेश्चन अराइज हो गए। अब आपको पता होगा कि बहुत से छात्र हैं एक ही पढ़ते हैं कि फादर ऑफ साइटोलॉजी क्या है, उनको केवल एक ही नाम याद रख के रखते हैं, वो क्या है? रॉबर्ट हुक। ये कौन है? रॉबर्ट हुक। जी, आप सभी को ये नाम अच्छे से पता होगा, सब लोग यही इतनी तक पढ़ते हैं। लेकिन जब क्वेश्चन में राइज हो गए पूछ लेते फादर ऑफ मॉडर्न साइटोलॉजी, तो आप रॉबर्ट हुक क्लिक करते हैं और आपका गलत हो जाता है। तो आपको ये गलती नहीं करनी। देखो ये क्या है, फादर ऑफ मॉडर्न साइटोलॉजी है, ये इसे ए बी जी स्वानसन कहे जाते। क्या कहे जाते हैं? स्वानसन जी कहे जाते हैं। और अगर मैं बात करूँ फादर ऑफ इंडियन साइटोलॉजी के, तो ये कौन कहे जाते हैं? एक मिनट से जी हाँ, तो मैं क्या कह रहा था, फादर ऑफ इंडियन साइटोलॉजी जो हमारे इंडियन है, भारतीय है साइटोलॉजी के जो जनक माने जाते हैं वो कहे जाते हैं एन.के. सिंह। जी हाँ, तो प्यारे दोस्तों ये तीनों नाम महत्वपूर्ण हैं। तो यहाँ से आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि अब पहले क्वेश्चन को आप पहले ध्यान से पढ़िए, जल्दबाजी में आप मत रहिए। जो भी आप मैथमेटिक्स जो भी करते हैं ना, टाइम को तो भले ही लोचा है कि कम रहता है, लेकिन आपको अगर थोड़ा सा भी आप जल्दी रफ्तार में पढ़ते गए ना तो आप गलत करके आ जाएंगे और आपका नंबर माइनस हो जाएगा। तो यही चापनी करना है, पहले क्वेश्चन को देखना है कि क्या इंडियन पूछा है या फिर मॉडर्न पूछा है या तो साइटोलॉजी डायरेक्ट पूछा है। तो जिस टाइप से क्वेश्चन पूरा हम उसका आंसर उस टाइप से देंगे। यहाँ पे ये चीज़ बहुत याद रखने लायक है। तो दूसरा चले, अब एक कॉमन सेंस बता देता हूँ आपको कि ये जो फादर होगा, जो किसी का पिता होगा, तो सबसे पहले उसी ने तो देखा होगा। अगर कोई पूछे कि सेल को किसने देखा सबसे पहले, तो किसने देखा? जो उसका पिता होगा, जो उसका जनक होगा, सबसे पहले उसी ने देखा होगा ना। तो ये कॉमन सेंस वाली बात है। तो अगर यहाँ से एक क्वेश्चन आ जाता है कि सबसे पहले सेल बोले या कोशिका को किसने देखा, ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है अधिकतर एग्जाम में। तो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि कॉमन सेंस वाली है कि जो फादर होगा, जो जनक होगा, उसी ने सबसे पहले देखा होगा। तो ये कौन है जी? रॉबर्ट हुक जी, इन्हीं ने देखा होगा। अब देखो सामने वाला ना आपको कंफ्यूज कैसे करेगा, क्वेश्चन में दे देगा सबसे पहले जीवित कोशिका को किसने देखा, सबसे पहले डेड सेल को किसने देखा, इस टाइप से क्वेश्चन पूछता है। मतलब थोड़ा सा घुमा दिया, वहाँ पे आप कंफ्यूज हो गए और आप गलत करके आ गए। दूसरा देखो क्वेश्चन बनता है जीवित कोशिका को सबसे पहले देखा। जी हाँ, तो मैं बता दूं जो सबसे पहले देखा था वो रॉबर्ट हुक ने देखा था, लेकिन किस में देखा था? ये
डेड सेल देखा था इन्होंने, क्या देखा था, डेड सेल देखा था। आई मीन बोले तो निर्जीव कोशिका को देखा था इन्होंने। जो जीवित कोशिका को देखा था वो किसने देखा था, एबी ल्यूमेनहॉक। जी हाँ, तो आपको यहाँ पे गलती नहीं करनी है, दोनों में डिफरेंट अंतर आपको पता होना चाहिए कि जीवित को किसने देखा था, एबी ल्यूमेनहॉक में, और जो डेड को किसने देखा था, रॉबर्ट हुक ने देखा था। जी सर, अब दूसरा आप पूछेंगे कि सर आपने बता दिया कि सर डेड में देखा था, लेकिन डेड में देखा था किस में देखा था, देखा था तो जी सर डेड में देखा था किस में देखा था, कॉर्क में देखा था। कॉर्क के एक सेक्शन के पार्ट को माइक्रो सूक्ष्मदर्शी में उसने क्या हुआ है, रॉबर्ट हुक जी ने देखा था सबसे पहले। और दूसरा हो गया ये जीवित कोशिका को सबसे पहले एबी ल्यूमेनहॉक ने दिया था, और जो उसका नाम क्या दिया था, उसका नाम दिया था एनिमलक्यूल्स। क्या नाम दिया था, एनिमलक्यूल्स। जी, एनिमलक्यूल्स नाम दिया था। तो ये भी कभी कभी पूछ लेते हैं। और चलो आप पूछेंगे कि सर जीवित कोशिका को नाम तो दे दिया, लेकिन देखा किसमें था, आखिर सबसे पहले किसमें देखा, आपको पता है जीवित कोशिका किसमें पाएगी, पेड़ पौधे, ह्यूमंस, इसमें हो गया। तो जी, तो जो जीवित कोशिका को सबसे पहले देखा था किसमें, बैक्टीरिया में देखा था। जी हाँ, बैक्टीरिया में सबसे पहले जीवित कोशिका को देखा गया था। तो आप ये बताइए, जो मैंने पहले बताया था कॉमन सेंस वाला, जो उसका फादर होगा सबसे पहले वही देखेगा। तो बैक्टीरिया में सबसे पहले सेल को देखा, तो जो बैक्टीरिया का जो फादर होगा ना, जनक होगा, तो वो कौन कहेगा, एबी ल्यूमेनहॉक कहा जाएगा। तो ये क्वेश्चन आप यहाँ से आप इंटरलेक्ट कर सकते हैं। जो बैक्टीरिया वो सबसे पहले एनिमलक्यूल दिया, उसको बैक्टीरिया में देखा एबी ल्यूमेनहॉक ने, और तो जो बैक्टीरियोलॉजी के जो फादर कहे जाएंगे ना, वो एबी ल्यूमेनहॉक कहे जाएंगे, जो हम आगे पढ़ेंगे। बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलो और आगे करते हैं। जी हाँ, तो प्यारे साथियों, जैसा कि मैंने बताया कि जीवित कोशिका को सबसे पहले किसने देखा था, एबी ल्यूमेनहॉक ने देखा था। किस में देखा था, बैक्टीरिया में देखा था। जी सर, तो आप पूछ रहे हैं कि सर बैक्टीरिया में ही देखा क्या, और उसके अलावा नहीं कहीं देखा गया क्या। हाँ सर, देखा गया। तो बैक्टीरिया के बाद कहाँ देखा गया, स्पर्म में। जी, स्पर्म के बाद कहाँ देखा गया, आरबीसी में। जी, आरबीसी के बाद अगर पूछे तो कहाँ देखा गया, प्रोटोजुआ। जी हाँ, तो अगर कहीं कहीं पूछ ले कहीं के क्रम में, सबसे पहले तो बैक्टीरिया में, उसके बाद कहाँ देखा गया था, तो स्पर्म में, उसके बाद आरबीसी के बाद प्रोटोजुआ में देखा गया था। जी हाँ, तो ये मैंने बता दिया कि जो बैक्टीरिया, अब हम क्या करेंगे, एक प्रकार से इंटरलेक्ट करेंगे, कनेक्ट करें। कैसे करेंगे, ताकि आपको कंफ्यूज ना हो, आपको लंबे समय तक याद बने रहें, क्योंकि आप बहुत जल्दी कंफ्यूज हो जाते हैं। क्योंकि आप ऑब्जेक्टिव में पढ़ेंगे ना इनको, मैं एमएसक्यू में, तो आप पढ़ लेंगे जीवित कोशिका इसने देखा डॉट 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 डॉट, फिर आपको कल भूल गए, मतलब मुझे नहीं याद आ रहा सर, कन्फ्यूज हो गया। तो अब ये नहीं होना। देखो कैसे नहीं होंगे, देखो, तो यहाँ से क्या करते हैं हम, बैक्टीरिया का क्या करते हैं, पोस्टमार्टम करते हैं। बैक्टीरिया से वर्ड बना बैक्टीरियोलॉजी, बैक्टीरियोलॉजी। जी, तो मैंने ये पहले आपको डिस्कस करके बता दिया कि जो बैक्टीरियोलॉजी को ये क्या होंगे, ये इसके फादर होंगे। ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा गया है, तो आप याद रखिए। दूसरा हम क्या करेंगे, इसी के आगे लेते हुए क्या करेंगे, एक है माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा बैक्टीरिया। जी हाँ, माइकोप्लाज्मा बैक्टीरिया, ये बहुत महत्वपूर्ण है। क्यों महत्वपूर्ण है, मैंने कहा जी सर ये बहुत महत्वपूर्ण है। आप बोलेंगे सर क्यों महत्वपूर्ण है, ऐसा क्या है इसमें। इसलिए महत्वपूर्ण है कि सर ये सबसे स्मॉलेस्ट सेल कही जाती है, स्मॉलेस्ट सेल। क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है कि स्मॉलेस्ट सेल, सबसे छोटी कोशिका। क्वेश्चन बहुत बार पूछा कि सबसे छोटी कोशिका, सबसे बड़ी कोशिका। तो जो सबसे छोटी कोशिका थी ना, जो माइकोप्लाज्मा था, माइकोप्लाज्मा बैक्टीरिया थी। तो अगर कोई पूछ ले कि माइकोप्लाज्मा है जो क्या है, तो बोलिए क्या है, वो बैक्टीरिया है। तो ये बात समझने वाली बात है। जी हाँ, तो आप कहेंगे सर स्मॉलेस्ट तो ये है, लेकिन लॉन्गेस्ट क्या है, लॉन्गेस्ट की बात करें या लार्जेस्ट की बात करें, लार्जेस्ट सेल। जी हाँ, तो मैं चाहूँगा कि अभी आप लार्जेस्ट के पढ़ने से पहले थोड़ा माइकोप्लाज्मा के बारे में पढ़ लें, क्योंकि इससे बहुत टाइप के क्वेश्चन पूछेगा, क्योंकि इतना ज़्यादा फेमस ही है। तो आप मेरे साइल के थोड़ा इसके बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। तो जैसा कि मैंने बताया कि माइकोप्लाज्मा बैक्टीरिया क्या है, सबसे स्मॉलेस्ट सेल मानी जाती है। जी, तो थोड़ा इसके बारे में पढ़ेंगे।
तो इसको और भी नामों से जाना जाता है। क्या क्या नाम से जाना जाता है? एक तो जाना जाता है PPLO, एक दूसरे नाम से जाना जाता है इसे MLO, दूसरा तीसरे नाम से भी जाना जाता है जोकर ऑफ एनिमल किंगडम। आप बोलेंगे सर ये इतना फेमस है? हाँ, ये इतना फेमस है। इनको 3 नामों से जाना जाता है, PPLO, MLO, जोकर ऑफ एनिमल किंगडम। जी सर। और सर बताइए कि सर PPLO का मतलब क्या है, MLO का मतलब क्या है? देखो क्या है, PPLO का मतलब क्या है? प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। MLO का मतलब क्या है? माइको प्लाज्मा लाइक ऑर्गन। ठीक है जी सर, इतने ही है इसके बारे में? नहीं सर, और भी बहुत फेमस है। क्यों? देखो, आप पूछेंगे सर ये आया कहाँ से है? ये सर मोनेरा जगत से आया है। ये कहाँ से आया है? मोनेरा जगत से आया है जी। अब आपको क्वेश्चन देखो कैसे पूछे गए थे जेल पैरी में। वो पूछ लिया गया जो माइकोप्लाज्मा बैक्टीरिया है वो किस जगत में रखे गए हैं? सर मोनेरा जगत में रखे गए हैं। तो आपको क्लियर होगा ना। अगर आपसे माइकोप्लाज्मा के अलावा अगर बैक्टीरिया भी पूछे ना, तो बैक्टीरिया किस में है, कौन सी जगत में है, कौन सी किंगडम में है, तो आप यहाँ से बता देंगे सर मोनेरा जगत में रखे गए हैं बैक्टीरिया। ठीक है, यहाँ तक क्लियर आपको? जी सर। और एक और बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है, वो क्या बनता है कि माइकोप्लाज्मा बैक्टीरिया को कोई भी एंटीबायोटिक नहीं मार पाता। बहुत बार एग्जाम में पूछा गया, अच्छे एग्जाम में पूछा, CGL वगैरह में ही पूछा गया है। लोगों को यहाँ पे कंफ्यूज हो जाता है सर हमने पढ़ा ही नहीं, कहाँ से आ गया ये। तो देखो क्या है, क्यों नहीं मारा जाता कि माइकोप्लाज्मा, यहाँ से माइकोप्लाज्मा हो गया बैक्टीरिया को कोई भी एंटीबायोटिक नहीं मार पाता। क्यों? सीधा ऐसे ऐसे क्वेश्चन आ जाता है। तो उसका सिर्फ एक ही रीज़न है। रीज़न क्या है? रीज़न बोले या आंसर बोले एक ही बात है। रीज़न क्या है? absence ऑफ सेल वॉल। जी हाँ प्यारे दोस्तों, इसका एक ही रीज़न है। ऑप्शन में रखेगा प्रेजेंट ऑफ सेल वॉल, प्रेजेंट ऑफ माइक्रोकॉन्ड्रिया, अब्सेंस और माइक्रोकॉन्ड्रिया, ऐसे ऐसे आपको ऑप्शन मिलेंगे। जिसका जो सही आंसर क्या है? प्रेजेंट अब्सेंस ऑफ सेल वॉल, मतलब सेल वॉल जो कोशिका भित्ति रहती है वो इसमें उपस्थित नहीं रहती है। तो आप सोच रहे हैं सर सेल बायोलॉजी, हम बिल्कुल पढ़ेंगे सेल वॉल के बारे में, पूरा डिटेल से स्टडी अध्ययन करेंगे, पूरा जितने पार्ट हैं। अभी आप केवल इतना भी याद रखें कि सेल प्रेजेंट ऑफ सेल वॉल की अनुपस्थिति के कारण इसको माइकोप्लाज्मा बैक्टीरिया को कोई भी एंटीबायोटिक नहीं मार पाता है। जी हाँ, तो आप यहाँ से अंदाज़ा लगाइए कि जो क्वेश्चन पूछने का तरीके जो एग्जामिनर के हो गए ना, कितने प्रकार के हो गए, 1 2 3 4 5 6 टाइप से वो क्वेश्चन पूछ सकता है। किससे? माइकोप्लाज्मा बैक्टीरिया से। तो हमें ये चीज़ पढ़नी है ताकि इससे हम क्या हो, कंफ्यूज ना हो। ठीक है जी हाँ। तो आप सभी ने देखा कि जो माइकोप्लाज्मा बैक्टीरिया थी वो सबसे स्मॉलेस्ट सेल थी। अगर यहीं पे पूछे जाती है कि लार्जेस्ट सेल सबसे बड़ी कोशिका, तो ये सारा नॉर्मल सा क्वेश्चन है, बहुत बार रिपीटेड क्वेश्चन है, आप सभी को पता ही होगा। ऑस्ट्रिच एग बोलेंगे शुतुरमुर्ग का अंडा इसे बोला जाता है। मेरे ख्याल से तो शायद आप 5th 6th से क्लास से पढ़ते आ रहे हो, सभी को पता होगा, तो इसमें ज़्यादा कुछ बताने वाली बात नहीं है। और उसके अलावा और आगे चलते हैं। आपको एक और क्वेश्चन अराइज होता है, कैसा देखो, लॉन्गेस्ट सेल इन, जी हाँ, लॉन्गेस्ट सेल पूछ लिया जाता है।
तो आपको देखो यहाँ कन्फ्यूज नहीं होना। ये क्या है, लार्जेस्ट मतलब बड़ा, ये क्या है, सबसे बड़ी या बड़ा कोशिका, ठीक है। ये क्या है, लंबी, इसको क्या बोलेगी, लंबी कोशिका, जी लंबी कोशिका। लंबी कोशिका किसमें, एनिमल्स में, एनिमल्स में सबसे ज़्यादा, एनिमल्स बोले या ह्यूमन बॉडी की बोले, ठीक है। तो ये क्या होगी अपनी नर्व सेल। नर्व सेल को क्या बोलते हैं, तंत्रिका कोशिका। जी हाँ, तंत्रिका कोशिका को क्या माना जाता है, सबसे लंबी कोशिका माना जाता है। तो आपको यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है। अगर वो पूछ ले लॉन्गेस्ट सेल इन प्लांट सेल, जी हाँ, अगर वो पूछ ले प्लांट सेल में सबसे बड़ा, तो प्लांट सेल में क्या माने जाते हैं, रेमी का रेशा, फाइबर ऑफ रेमी लिख लीजिए आप, फाइबर ऑफ रेमी, फाइबर ऑफ रेमी, इसे क्या बोलते हैं, रेमी का रेशा, रेमी का रेशा। जी रेमी का रेशा हो जाएगा। तो जैसा कि मैंने बताया कि लॉन्गेस्ट सेल इन प्लांट में अगर पूछा जाता है तो क्या होगा हमारा, फाइबर ऑफ रेमी, रेमी बोले तो रेमी का रेशा। जी अगर वो पूछता है कि लॉन्गेस्ट सेल एनिमल्स या ह्यूमन बॉडी की बात करता है तो हम क्या कराएंगे, नर्व सेल या तंत्रिका कोशिका लगाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ध्यान देने वाली बात है कि यहाँ पे आप कंफ्यूज नहीं होना है कि एनिमल्स पूछा रहा है या ह्यूमन बॉडी। तो ये है अपना नर्व सेल, इसमें बताएंगे कि लॉन्गेस्ट पूछ रहा है या लार्जेस्ट पूछ रहा है। यहाँ पे क्या है, लॉन्गेस्ट मतलब लंबी, सबसे ज़्यादा लंबी। तो आप ये क्या है, नर्व सेल, नर्व सेल को आपको पता ही होगा, तो लगा के सिर से लगा के पूरा बॉडी में ही रहती है नर्व सेल नीचे तक। और जो लॉन्गेस्ट सेल हम प्लांट की बात करें तो क्या हो जाएगा, रेमी का रेशा। जी हाँ, अब देखो जो एग्जामिनर होगा वो आपको देखो कैसे कंफ्यूज करेगा, कैसे क्वेश्चन को घुमाएगा। वो क्या करेगा, दे देगा लॉन्गेस्ट सेल इन प्लांट सेल, और वो आपको क्या करेगा, फाइबर ऑफ रेमी का रेशा, ये क्या करेगा, ऑप्शन से हटा देगा। फिर आप कंफ्यूज हो गए कि सर वो तो रेमी का रेशा है, फिर तो ऑप्शन में तो रेमी का रेशा नहीं है, फिर हम क्या करें। तो क्या करें, अगर वो हटा देगा ना तो इसकी जगह पे क्या देगा, वो इसकी जगह पे वो ऑप्शन में तुम्हें क्या देगा, जूट देगा। जी हाँ, तो देखो यहाँ पे समझने वाली बात है कि अगर रेमी का रेशा नहीं देता है तो जूट देगा ऑप्शन में, और फिर आपको जूट क्लियर करना है, जूट को टिक करना है। रेमी का रेशा भी ऑप्शन में दे देता है और जूट भी दे देता है ना, तो हम किसको प्रायोरिटी देंगे, हम रेमी के रेशा को प्रायोरिटी देंगे, ठीक है ना। तो मेरे ख्याल से अभी यही क्लास हम समाप्त करते हैं, और इसके अलावा हम नेक्स्ट क्लास में अब तक पूरा डिटेल से करेंगे, सेल के बारे में पूरा अच्छे से स्टडी करेंगे कि सेल हमारा किस किस से बना हुआ है, सेल के अंदर क्या है, कंपोजिशन में क्या है। और तो आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें, और जय हिंद प्यारे दोस्तों।